अभी कुछ दिन पहले एक साथी का नरकटियागंज से हमें फ़ोन आया, रोशन श्रीवास्तव नाम है उनका। तो उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन अभी जो बयार चल रहा है मार्केट में कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जो होगा इस बार के पीटी में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, उनसे वो थोड़ा सा हतोत्साहित मालूम पड़ रहे थे। तो जहाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का या स्टेटमेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस का जिक्र होता है, वहाँ कहीं ना कहीं आपका एलिमिनेशन मेथड ही काम आता है। तो जब उनसे बात हुई तो हमें लगा कि एक वीडियो इस काइंड ऑफ बनाना चाहिए, ताकि उनके जैसे और भी जो साथी हैं जिनको इस चीज़ से परेशानी है कहीं ना कहीं, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 12 तारीख को होने वाला है, उनको इससे कुछ लाभ मिले। और जहाँ तक हमें पता है कि एलिमिनेशन मेथड जो है, जो कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में जब हम लोग सही से इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम लोग 5 से 7 मार्क्स एक्स्ट्रा एक्सीड कर सकते हैं। और वही 5 से 7 मार्क्स जो हैं हमें हमारे लक्ष्य तक, हमें हमारे मेरिट लिस्ट तक, हमें हमारे कट ऑफ तक पहुंचाने का काम करता है। तो आज के वीडियो में हम लोग यूपीएससी सीएससी का जो 2022 का पेपर था उसके आधार पे भी कुछ हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे, उसमें कैसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको भी देखेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आपको क्वेश्चंस के साथ कैसे उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होगा वो भी बताएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई बात एलिमिनेशन मेथड की। जहां तक हमें पता है कि एग्जामिनेशन का पेपर जब आपके हाथ में आता होगा साथियों, और जब आप एक बार पेपर को गो थ्रू करते होगे तो 35 से 40 प्रश्न या मैक्सिमम आपका 50 प्रश्न ही ऐसा होता होगा जिसमें आप श्योर शॉट होते होगे कि हाँ इसका आंसर हमको पता है डेफिनेटली फॉर श्योर। और टाटा ही बिरला होते होंगे जिनको 150 का 150 या फिर 100 क्वेश्चन एटलीस्ट पता होता होगा, है ना। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो है, मतलब एवरेज स्टूडेंट्स हैं और जो एबव एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, 35 से 40% ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो उनको श्योर शॉट रहता है। बाकी कुछ क्वेश्चंस में वो अपने मेमोरी को रिकॉल करते हैं या फिर एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करते हैं और उसके बाद वो अपने आंसर तक पहुंचते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि एलिमिनेशन मेथड जो है वो आपका जो तुक्का टेक्निक है उससे कहीं ज्यादा डिफरेंट है। इसमें हम लोग अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये नहीं कि हाँ मैक्सिमम आंसर्स बी होता है तो बी को मार के निकल जाओ, या क्वेश्चंस का ऐसा आंसर होता होगा तो इसको लेके निकल जाओ। हम लोग यहाँ पे स्किल्स और नॉलेज दोनों के आधार पे इस पूरे टेक्निक को समझेंगे। ठीक है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है, एलिमिनेशन लीड्स टू 7 to 8 एक्स्ट्रा मार्क्स, 7 to 10 एक्स्ट्रा मार्क्स, जो कि मैंने आपको बताया कि कट ऑफ तक, मेरिट लिस्ट तक पहुंचाने में मददगार साबित होते हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। एक इसमें क्या है कि सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है एलिमिनेशन मेथड का, उसमें हम लोगों को सबसे पहले जो एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, हम लोग अगर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं ना तो क्वेश्चन को भी हम लोग एक बार सही ढंग से पढ़ेंगे। कभी कभी क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, या कभी कभी क्वेश्चन में जैसे पूछा जाता है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और बहुत सारे साथी जो हैं उस इनकरेक्ट को करेक्ट समझ लेते हैं, क्योंकि 90% केसेस में क्वेश्चंस करेक्ट ही पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेकिन अगर वहां पे इनकरेक्ट है तो आपको वहां पे ध्यान भी देना है, क्योंकि कभी कभी सिली मिस्टेक्स के कारण भी हम लोग 2-4 मार्क्स पीछे हट जाते हैं। तो ऑलवेज लुक फॉर द एक्सट्रीम वर्ड। सबसे पहला इसका मेथड का यही टेक्निक है, सबसे फर्स्ट, कि एक्सट्रीम वर्ड्स को हम लोगों को हमेशा ढूंढना है और क्वेश्चंस में देखना है। तो जैसे कि एक्सट्रीम वर्ड्स क्या क्या है, तो ऑल, ओनली, नन, फर्स्ट, एनी, लास्ट, नो, लार्जेस्ट, ऑलवेज, स्मॉलेस्ट, नेवर, कैन नॉट, दीज आर द एक्सट्रीम वर्ड्स। और ये एक्सट्रीम वर्ड्स को यूज किया जाता है तो जब भी कोई स्टेटमेंट गलत होता है, अब मैं अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, कि जब भी कोई क्वेश्चन या जब भी कोई स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में दिया गया है वो जब गलत होता है तो उसको डेलिबरेटली सही करने के लिए ये एक्सट्रीम वर्ड्स का यूज किया जाता है। जबरदस्ती उसको सही कहने के लिए इन एक्सट्रीम वर्ड्स का यूज किया जाता है। तो जहां भी आपको ये एक्सट्रीम वर्ड्स दिखेंगे, आप समझ लो कि दाल में काला है या फिर पूरी दाल काली है, तो वहां पे आप समझ लो कि वो जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली इनकरेक्ट है। अब आइए हम लोग
डायरेक्ट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पे आते हैं। यहाँ तो हो गई थ्योरेटिकल बातें, अब हम लोग प्रैक्टिकल सीधे क्वेश्चंस के रेफरेंस में चीजों को समझेंगे। जैसा आपके सामने एक यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन ही होते हैं, बट बीपीएससी में 5 ऑप्शन है। तो अगर बीपीएससी ने अपना जो ऑप्शन ई वाला ब्रह्मास्त्र यूज कर लिया तो कहीं ना कहीं ये सब धता रह जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ई को हम लोग इस केस में एलिमिनेट कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग पूरे सिनेरियो को समझ रहे हैं। तो आप एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जो भी हम लोगों ने अभी तक थ्योरेटिकल चीजों को समझा वहां पे अभी वीडियो शुरू होने से बाद में, तो उसको यहाँ पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और समझेंगे कि इन सारी चीजों से कैसे डील की जाए और एलिमिनेशन मेथड को कैसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करके अपने मार्क्स को बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे जो कि यूपीएससी 2022 में पूछा गया है कि विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिखा दिए हैं। ये नहीं कि बस आपको थ्योरेटिकल चीजें बताई जा रही हैं, बट यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी उन चीजों का बताया जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है साथियों, तो हम लोग पढ़ेंगे इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई आरबीआई इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये नंबर 1 स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि इफ द रूपी इज रैपिडली डिप्रिशिएटिंग आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स इन मार्केट। थर्ड स्टेटमेंट है कि इफ इंटरेस्ट रेट्स इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वे टू फॉल दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट्स हम लोगों ने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, मतलब इन 3 स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। एक बार हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि यदि मुद्रास्फीति बहुत अधिक है तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने की संभावना है। दूसरा है कि अगर रुपए में तेजी से गिरावट हो रही है तो आरबीआई के बाजार में डॉलर बेचने की संभावना है। यदि संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोपियन संघ में ब्याज दरें गिरती है तो आरबीआई को डॉलर खरीदने के लिए प्रेरित होने की संभावना है। ये 3 स्टेटमेंट है आपका। तो अगर हम लोग यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अपने नॉलेज के आधार पे अप्लाई करते हैं तो हम लोगों को घबराना नहीं है। अक्सर केसेस में जो है लंबे लंबे स्टेटमेंट्स को देख के हम लोग घबरा जाते हैं, तो स्टेटमेंट्स को देख के घबराना नहीं है, किसी एक स्टेटमेंट को बस पकड़ लेना है, ठीक है, वही हमें करेक्ट आंसर तक पहुंचाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो आपको जो से पढ़ रहे होगे आप कि जब भी इन्फ्लेशन ज्यादा हाई होता है तो आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है ताकि इन्फ्लेशन को कम किया जाए। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको कहा जा रहा है कि इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई आरबीआई इज लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे हमें एक चीज तो पता चल गया कि ये वाला स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि आरबीआई जो है गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को, बॉन्ड्स को बेचता है इन्फ्लेशन को कवर अप करने के लिए, ना कि खरीदता है। तो अब हम लोग सीधे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया है ना। पहला स्टेटमेंट जब भी आपका गलत हो जाएगा तो 1 and 2 ओनली तो गलत हो गया आपका, 1 and 3 ओनली गलत हो गया, 1, 2 and 3 भी गलत हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा 2 and 3 ओनली हमारे सामने है। ठीक है, ये एक छोटा सा बस टेक्निक को हम लोगों को इंप्लीमेंट करना है। और यहाँ पे आयोग भी जो है आपकी बौद्धिक क्षमता की जांच कर रहा है। आप एक चीज और देखिएगा, यहाँ नोटिस करने वाली एक चीज और है कि ऑप्शंस को जिस तरीके से बनाया गया, जिस तरीके से ऑप्शंस को डिजाइन किया गया है, तो सभी में आपका लमसम 1 आ रहा था। ठीक है, बट जैसे ही हम लोगों ने 1 को एलिमिनेट किया तो वैसे ही हमें करेक्ट आंसर मिल गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें हमारी स्किल्स की भी टेस्ट ली जा रही है आयोग से। आयोग जो है हमारे स्किल्स का भी टेस्ट ले रहा है। और मैं एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे यूपीएससी का क्वेश्चंस को हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये जो बीपीएससी का 68th एग्जाम है, ये दिस इज गोइंग टू बी द ट्रांजिशन फेज ऑफ बीपीएससी जैसा माना जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग देख सकते हैं, और 12 तारीख को तो खैर क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग देखेंगे भी कि बहुत सारी चीजें जो है वो यूपीएससी की हद की होगी। ठीक है, तो हम लोग कहीं ना कहीं उस चीज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक चीज तो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में समझा कि एलिमिनेशन मेथड को हम लोगों ने कैसे यूज किया, कि आराम से पहले तो स्टेटमेंट को पढ़ना है कूल एंड काम होके। पहले तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग बीच से स्किप कर जाते हो, वीडियो को पूरा देखोगे तभी सारे चीजों का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। तो हमें आराम से जो है स्टेटमेंट को पढ़ना है और बहुत आराम से जो है
जो आयोग है जिसने पेपर को सेट करा है, वो भी चाह रहा है कि आप अपने बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन एग्जामिनेशन हॉल में करो, ना कि सिर्फ नॉलेज का क्षमता का प्रदर्शन करो। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पहले स्टेटमेंट को एलिमिनेट करा तो हमें हमारा आंसर मिल गया। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है एकदम करंट का पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज। ये भी 2022 का क्वेश्चन है, यूपीएससी का ही, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बीपीएससी में भी आते हैं, तो कोई ये इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है कि यार आप तो बीपीएससी के जगह यूपीएससी के क्वेश्चंस को ला रहे हो। ऐसे क्वेश्चंस बीपीएससी में भी आते हैं एंड वी नो हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, यहाँ पे आपको कुछ देशों का नाम दे दिया गया है, अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द अबव हैज बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। हमें तो कुछ पता नहीं है इसके बारे में कि किसका बॉर्डर शेयर होता है, क्योंकि हमने तो बिहार का मैप पढ़ा है, हमने तो बहुत हद तक पढ़ा होगा, तो इंडिया का मैप पढ़ा होगा। वर्ल्ड मैप से तो हम लोगों का दूर दूर तक कोई ज्यादा सरोकार तो होगा नहीं अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बिहार का मैप से अगर क्वेश्चन आता तो हम लोग इसको आराम से जो है अपने नॉलेज का प्रदर्शन करके बना सकते थे। बट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको कैसे हम लोग, यहाँ पे हम लोग बस बता रहे हैं आपको कि एलिमिनेशन मेथड इसमें कैसे काम आएगा। तो अभी आप लोगों ने अजरबैजान और अर्मेनिया की कहानी सुनी होगी, जो अभी डिस्प्यूट चल रहा था इन दोनों कंट्रीज के बीच में। तो अजरबैजान जो है वेस्टर्न एशिया का कंट्री है, ठीक है, और अर्मेनिया भी उसका पड़ोसी कंट्री था जिस दोनों के बीच में डिस्प्यूट था। और ये तो क्लियर था कि अजरबैजान डज नॉट शेयर एनी काइंड ऑफ बॉर्डर विद अफगानिस्तान। तो यहाँ पे अजरबैजान को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। बस हम लोग अजरबैजान के बारे में जानते हैं, अनलेस अदरवाइज हम लोग 2, 3, 4, 5 के बारे में कोई नॉलेज नहीं हमें। अब हम लोग आते हैं सीधे ऑप्शन को पढ़ेंगे कि विच ऑफ द अबव हैज बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान, 1, 2 एंड 5 ओनली। तो अजरबैजान का तो नहीं है, इसके लिए हम लोग एकदम क्रिस्टल क्लियर है, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा में 1, 2, 3 एंड 4 ओनली, ये भी गलत। चौथा है आपका 1, 2, 3, 4, 5, ये भी गलत, क्योंकि 1 के लिए तो हम लोग एकदम श्योर हैं। तो आपका जो एक ऑप्शन बचता है वो है 3, 4 एंड 5 ओनली। तो आंसर हमारे सामने है, एलिमिनेशन मेथड का आपका एप्लीकेशन यहाँ पे देखने को मिल गया कि हम लोगों को बस एक स्टेटमेंट को, किसी एक कंक्लूजन को हम लोगों को पकड़ना है और वही हमें हमारे उत्तर तक लेके जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते साथियों, एक कॉन्ट्रडिक्टरी काइंड ऑफ क्वेश्चन भी देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम लोगों ने अभी तक देखा कि एलिमिनेशन कैसे यूज किया जाए, बस एक स्टेटमेंट को, बस एक किसी वर्ड को पकड़ के। अब हम लोग एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट पे भी आते हैं, इस पे भी एक क्वेश्चन है और इसमें हम लोग एक्सट्रीम वर्ड जो हम लोगों ने पहले बताया था उसको भी देखेंगे और कैसे इसमें एलिमिनेशन लगाना है उसको भी देखेंगे। ये भी आपका यूपीएससी शायद 2019 का ये क्वेश्चन है पूछा हुआ, 2019 या 2022 का, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये देखने वाली चीज है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विद रेफरेंस टू द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कैसे कॉन्ट्रडिक्टरी है। पहला स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर्स नेशन, मतलब आपका जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है इसमें 80 मेंबर्स से भी ज्यादा कंट्रीज हैं। उसके बाद आपको दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB, मतलब इंडिया जो है सबसे बड़ा शेयर होल्डर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में। तीसरा स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया। अब यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन कैसे, तो उसको हम लोग देखेंगे। और जो कंक्लूजन 1 जो है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 जो है, ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है अगर हम लोग इसको सही से पढ़े तो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर्स नेशन, AIIB में 80 मेंबर नेशन से भी ज्यादा कंट्रीज है। और उसके बाद तीसरा है वो कह रहा है कि AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया। तो जहां तक हमें पता है कि एशिया में 48 कंट्रीज हैं, तो अगर एशिया के बाहर के कोई मेंबर्स नहीं है तो 80 मेंबर्स फिर कैसे हो सकते हैं भाई। तो या तो ये स्टेटमेंट सही है या तो ये स्टेटमेंट सही है। यहां तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं, है ना। तो ये हम लोगों को आइडिया लग गया। अब हम लोग एक जो हम लोगों ने वो टेक्निक में देखा था कि ऑलवेज लुक फॉर द एक्सट्रीम वर्ड्स, तो यहाँ पे हमें जो है हमारा एक एक्सट्रीम वर्ड दिख रहा है लार्ज, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि एक्सट्रीम वर्ड्स का यूज
हमेशा इसलिए किया जाता है, जो भी आपका जो ऑप्शन हो, जो भी आपका कंक्लूजन हो, वो उसको डेलिबरेटली सही करने के लिए एक्सट्रीम वर्ड का यूज किया जाता है। मतलब उसको जबरदस्ती सही करना आयोग को, कि आपको भी लगे, आपके भी दिमाग को लगे कि नहीं यार ये स्टेटमेंट मुझे भी सही लग रहा है। अब जैसे अगर नॉर्मली कोई भी पढ़ेगा तो इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB, तो हमें भी लगेगा, क्योंकि इसको डेलिबरेटली सही किया जा रहा है। ठीक है, हमारे दिमाग के साथ खेला जा रहा है यहाँ पे। तो इसको हम लोगों ने तो एलिमिनेट कर दिया है ना। अगर हम लोग एक्सट्रीम वर्ड्स को खाली देखते हैं तो इसको तो हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया कि ऑप्शन 2 तो होगा ही नहीं। अब हम लोग ऑप्शन पे आते हैं कि स्टेटमेंट 2 तो होगा ही नहीं, तो हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। तो ऑप्शन में आपका देख लो कि 2 किसमें है, तो बी में है और डी में है। ठीक है, 2 आपका किसमें है, तो बी में है, डी में है। 2 के लिए तो हम लोग कंफर्म है क्योंकि उसमें एक्सट्रीम वर्ड का यूज किया गया है लार्जेस्ट, तो 2 जो है गलत होगा। ठीक है, तो 2 को हटा देते हैं। अक्सर ऐसा नहीं होता है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यही होता है कि एक्सट्रीम वर्ड अगर यूज है तो वो स्टेटमेंट गलत है। तो इन दोनों को हमने हटा दिया। अब 1 and 3 ओनली, तो यहाँ तो कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट है भाई साहब, कि अगर 1 सही होगा तो 3 नहीं सही होगा, 3 सही होगा तो 1 नहीं सही होगा, बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट्स आर कॉन्ट्रेडिक्टरी टू ईच अदर, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अगर कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट है दोनों, अगर आपका दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्रेडिक्टरी है, 1 और 3 एक दूसरे को काट रहा है, जैसा मैंने आपको पहले समझाया, तो 1 और 3 अगर एक दूसरे को काट रहा है तो 1 और 3 तो कभी भी सही नहीं होगा। ठीक है, 1 और 3 तो कभी भी सही नहीं होगा। 2 के लिए तो हम लोग कंफर्म हो गए कि एक्सट्रीम वर्ड का यूज है तो 2 नहीं होगा, 2 इसमें भी है तो नहीं होगा। 1 and 3 तो कॉन्ट्रेडिक्टरी है, तो 1 and 3 एक साथ भी तो कभी नहीं होगा, तो 1 ओनली इसका करेक्ट आंसर हमारे सामने है। ठीक है, तो ये एक मेथड का यहाँ पे इम्प्लीकेशन है। और एक इसमें और मैं बता दूं कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, AIIB जो है, उसमें लार्जेस्ट शेयर होल्डर इंडिया नहीं है बल्कि चाइना है। ठीक है, और इसमें 80 कंट्री से ज्यादा है और यूरोप के भी कंट्रीज इसमें शामिल है। तो ये तो क्लियर हो गया। तो ये 2-3 एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम वर्ड का यूज इसमें किया गया है। Consider the following statements. Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) is the first regulatory body set up by the Government of India. One of the tasks of PNGRB is to ensure competitive markets of gas. Appeals against the decisions of PNGRB go before the appellate tribunals for electricity. 3 स्टेटमेंट है अभी हमारे सामने। पहला स्टेटमेंट में आप देख सकते हो कि पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज द फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक्सट्रीम वर्ड देखने को मिल रहा है कि फर्स्ट यहाँ पे यूज किया गया है। बॉडी सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। ठीक है, ज्यादा स्टेटमेंट में भी नहीं घुसना है क्योंकि टाइम भी हम लोगों के पास बहुत कम होगा, और जितना हम लोग अगर एक क्वेश्चन में टाइम देंगे तो हो सकता है हम लोग 2-3 क्वेश्चन को आराम से उसमें सॉल्व कर सकें। तो 1 तो नहीं होगा, 1 के लिए तो हम लोग अब यहाँ पे कंफर्म हो गए। तो अगर हम लोग एक्सट्रीम वर्ड वाले थ्योरम के आधार पे चलते हैं तो ये स्टेटमेंट गलत, ये आंसर गलत हो गया, ये भी आंसर गलत हो गया, ये भी आंसर गलत हो गया। तो 2 and 3 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द अबव क्वेश्चन। तो ये आपका जो है, यहाँ पे हमने आपको बताया कि एलिमिनेशन मेथड में जो है एक्सट्रीम वर्ड जो हमने आपको यहाँ पे लिस्ट दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सट्रीम वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो ऑल, ओनली, नन, फर्स्ट, एनी, लास्ट, नो, लॉन्ग, लार्जेस्ट, ऑलवेज, स्मॉलेस्ट, नेवर, कैनॉट। एंड यहाँ पे हमने लिखा भी है कि स्टेटमेंट्स विथ दीज वर्ड्स आर जनरली इनकरेक्ट। क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे दिमाग में जबरदस्ती ये ठूसा जाता है कि यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड यूज हुआ है, तो डेलिबरेटली हमें बताया जाता है कि ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तो एक तो हो गया आपका एक्सट्रीम वर्ड वाला। उसके बाद हमें जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस मिले तो सबसे पहले तो कूल एंड काम हो गया, हमें स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। एक किसी स्टेटमेंट को पढ़ना है जिसमें हम लोग एकदम कंफर्म हो कि ये तो होगा ही नहीं, एंड देन हमें ऑप्शन देखना है। हमें सारा स्टेटमेंट नहीं पढ़ना है, हमें स्टेटमेंट एक बार थॉरोली पढ़ लेना है और उसके बाद हमें किसी एक स्टेटमेंट को पकड़ना है जिसमें हम लोग एकदम श्योर हैं कि या तो ये सही है या तो एकदम ये गलत है। उसके बाद वी हैव टू लुक फॉर द ऑप्शन, और वहां पे हमें करेक्ट आंसर एकदम मिल जाएगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। ठीक है, क्योंकि वहां पे आयोग जो है हमारे बौद्धिक क्षमता की जांच कर रहा है, जैसा मैंने पहले बताया, ना कि हमारे नॉलेज का भी कर रहा है, बट वहां पे बौद्धिक क्षमता का जांच ज्यादा हो रहा है कि अगर हम लोग इससे डील कर गए तो कितना आराम से हम लोग उसको आंसर कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रयास जो कि रोशन श्रीवास्तव जी जो नरकटियागंज से हैं उनके द्वारा ही मुकम्मल हो पाया है, क्योंकि उनके इस
प्रॉब्लम को जब हम लोगों ने सुना तो हमें लगा कि ये एक छोटा सा कंटेंट बनाया जाना चाहिए, जो भी साथी एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होंगे और आगे भी जो लोग आप लोग एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होंगे। तो आशा करते हैं हमारा छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और 12 तारीख को हमसे जुड़िए, क्योंकि एग्जाम जैसे ही खत्म होगा वैसे ही हम लोग यहाँ लाइव होंगे पूरे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस एंटायर वीडियो। और हमारे पूरे टीम के तरफ से आपको बीपीएससी 68वीं पीटी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।